नमस्कार, कमलाकर शेनॉय। अब भी हम डीसीपी ईओडब्ल्यू और एसीपी ईओडब्ल्यू के आरटीआई के फर्स्ट अपील में जाके आए और उस अपील में क्या हो गया उस संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं। आपने तो वीडियो देखा होगा, वीडियो में तो सब आता है, मगर फिर भी आपको इतना समझ में आए नहीं आए। इसलिए पहली बात तो है कि हम जब अंदर गए तो पहले बताया गया कि सिर्फ एक आदमी को अंदर आने देंगे और जो अपीलेंट है वो। हमने अपोज किया, बोला ये पब्लिक हियरिंग है और उनको गुजरात सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के हमने साइटेशंस दिखाए कि आप हमको नहीं रोक सकते हैं, ये पब्लिक हियरिंग है, दरवाजा खुला होना चाहिए और लोगों को सुनने के लिए उनका अधिकार है। फिर उन्होंने 5 लोगों को आने दिया, पहले उन्होंने अपोज किया। बाद में हमने उनको पूछा कि आपने जो पहले ऑर्डर पास किया था वो गलत था, इसलिए हमको आप सर्टिफिकेट चाहिए, आपने आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है, क्योंकि हमको आप पे विश्वास नहीं है। ये हमने क्लियर कट लिख के भी दिया है, आपके कॉम्पिटेंसी पे हमको विश्वास नहीं है और एसीपी का भी कॉम्पिटेंसी पे हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हमको आप ग्रेजुएट है क्या, एक। और दूसरा, आपका आरटीआई का ट्रेनिंग हुआ है क्या, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरटीआई कंडक्ट कर रहे थे या आरटीआई का रिप्लाई दे रहे थे, ऐसा क्लियर कट दिखता था कि उनको आरटीआई के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये बहुत दुख की बात है। फिर हमने उनको पूछा कि आपने इलीगली 9 महीना 30 महीना इंक्वायरी कौन से कानून में की, क्योंकि पुलिस को इंक्वायरी करने का अधिकार है ही नहीं है। ललिता कुमारी जजमेंट कहते, ये सब मेरे ओरिजिनल वीडियो में हमने कहा है, मगर फिर भी इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि 30 महीना एक गैर कानूनी, इनके ऊपर 166A और फ्रेमिंग ऑफ इनकरेक्ट रिकॉर्ड 166, 167, 217, 218, 409 पे एफआईआर हो सकता है। फिर इन्होंने जबरदस्ती 9 महीना हमारी फाइल जो है गुना निष्पन्न होने के बावजूद इन्होंने होम डिपार्टमेंट को भेजा और वो 9 महीना होम डिपार्टमेंट अपने पास रखी है, जबकि डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एक्ट बोलते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट 7 दिन के ऊपर अपने पास फाइल नहीं रख सकती है। हमारे डीसीपी भी सोए हुए थे, हमारे एसीपी भी सोए हुए थे, ईओडब्ल्यू भी सोए हुए थे और 9 महीने से उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस 1 या 2 दिसंबर में लास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस किया, यानी गए 5 महीने में एक भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया, वो भी 2 कॉरेस्पॉन्डेंस मैं पीछे लगा करके किया। नहीं तो जिस तरह से ये टाइम पास कर रहे थे, ये क्लियर कट होता है। हमारे डीसीपी के ऑफिस के बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है कि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं, जबकि हाई कोर्ट ने कहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये बोर्ड कैसे लगाते हैं? अगर पुलिस खुद कानून के उल्लंघन करते हैं और धज्जियां उड़ाते हैं तो वो हमको न्याय क्या देंगे, इसके बारे में हमको नहीं था। और डीसीपी और एसीपी के पास कुछ तैयारी नहीं थी। हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो डीसीपी का फर्ज था कि वो एसीपी को पूछे जवाब देने के लिए। डीसीपी बोलते मैं आपको लिख के दूंगा, मैं आपको ऑर्डर में दूंगा। अरे भाई, हमने डीसीपी को तो पूछा ही नहीं है, डीसीपी तो जज है, डीसीपी थोड़ी ओपोनेंट है मेरा। तो इस तरह से डीसीपी आरटीआई अपील की पूरी धज्जियां उड़ा रहे थे कि मैं आंसर दूंगा बोलते, बाद में उन्होंने बीच में ही अपील को बंद कर दिया, बोला मैं आपको राइटिंग में देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी बात नहीं सुनते हुए वो एसीपी की बात सुन के वो हमको ऑर्डर देने वाला है। दैट इज डिफीटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और आप एक बात सुन के, और आप कौन से कानून में जो चलती हुई हियरिंग को बोल सकते हैं कि आपकी हियरिंग में बंद करता हूं और मैं अपने आप ऑर्डर देते हो, फिर कहते हैं आप सेकंड अपील में जाओ। ये कौन सा तरीका है कि कोर्ट बोलता है सेकंड अपील में जाओ? इसका मतलब ये हो गया कि आप प्री डिटरमाइंड थे कि आप सेकंड अपील में मैं जाऊंगा क्योंकि आप गलत ऑर्डर पास करने वाले हैं। ये आपने पूरी तरह से तय किया था, तो प्री डिटरमाइंड था। और तीसरी बात यह है कि अगर इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल की है, मैंने इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का लॉन्चिंग का मैंने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट लिया हुआ है, नोटिस टू प्रोसिक्यूशन दिया हुआ है, तो फिर ये मेरी हियरिंग कैसे ले सकती है? क्योंकि इनके ऊपर मैं अगर प्रोसिक्यूशन कर रहा हूं तो इन्होंने सबको रिक्वेस्ट करना मांगता था। मुझे वहां जाने के टाइम पे पता चला, क्योंकि एक्चुअली हियरिंग जो लेने वाले थे वो मंगेश शिंदे लेने वाले थे, मगर वो नहीं थे करके इनके पास गया, ये लास्ट मोमेंट पे हमको बताया गया। तो इस तरह से इनके ऊपर जब मेरी कंप्लेंट है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने वाली है, तो ये मेरी हियरिंग कैसे सुन सकती है? तो ये भी बात है। तो इस माध्यम से हम, और दूसरी बात, इन्होंने 19(5) आरटीआई 19(5) और सेक्शन 7 सबसेक्शन 8(1), मतलब एसीपी ने हियरिंग के पहले हमको उसके क्लेरिफिकेशन रिप्लाई देना चाहिए, वो रिप्लाई भी नहीं दिया। ये सब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ये
रिकॉर्डिंग, ये जो हियरिंग है वो टोटली बॉच्ड अप हियरिंग है, फ्रॉड हियरिंग है। और ये इसलिए हम जॉइंट सीपी को मिलने वाले हैं और राइटिंग में देने वाला है कि हमारी री हियरिंग थर्ड डीसीपी से होना चाहिए, ना कि जो डीसीपी जिसके ऊपर हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने वाले हैं या सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट लिया है वो तो प्रेजुडिस होगा ही। तो इस तरह से एओडब्ल्यू 3 लाख करोड़ के फ्रॉड को कैसे दबा रहे हैं, ऐसे कितने फ्रॉड्स होंगे जो ये दबा रही है, मगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूं। जरूर इसको शेयर कीजिए, जरूर ये नॉलेज अपने आप में देखिए, आप आरटीआई को पढ़िए। थोड़े ही दिन में मैं 150 पेज की एक बुक निकालने वाला हूं जिसमें हर सर्कुलर और हर कानून, मतलब जो आरटीआई अपील में जो चाहिए उसकी मैं पूरी 150 पेज की एक बुक बनाऊंगा। और मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं कि इसको फ्री में सबको बांटा जाए, ताकि इस देश को बचाना है, इस मुंबई को बचाना है, इस महाराष्ट्र को बचाना है भ्रष्ट लोगों से। और जो ईमानदार आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, जो ईमानदार आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, इनको साथ लेके हमको लड़ना है। आपको दुर्भाग्य की बात है जो हमारे ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर जो लाख करोड़ों रुपया खर्चा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, बोलते हैं देश के लिए हम जान भी देंगे, अभी एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने इस 3 लाख करोड़ के बारे में बात नहीं किया। एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर ने 40,000 करोड़ का, मेरा सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, हाईकोर्ट ने मेरे फेवर में दिया है, सुप्रीम कोर्ट में अब ऑर्डर बाकी है, तो एक भी आमदार खासदार कॉर्पोरेटर आवाज नहीं कर रहे हैं। इतने लाखों करोड़ का फ्रॉड हो रहा है और हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर सो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये देश को जो अगर कोई सत्यानाश कर रहा है तो ये भ्रष्ट आईएएस आईपीएस आईआरएस आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, और इनके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा फर्ज है अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी तरह से अगर हम जो ईमानदार आईएएस आईपीएस आईआरएस है या आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है, उनके पीछे डट के खड़ा रहना और उनको मदद करना, ये भी हमारा उतना ही फर्ज होता है। याद रखिए कि आपको भ्रष्ट के खिलाफ लड़ना है और अच्छों के साथ उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना है। जय हिंद।